रिसाइकलिंग इंडस्ट्री और उसके टॉप 5 शेयर्स, एक ऐसी हिडन इंडस्ट्री जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा अंडररेटेड करा हुआ है, बहुत ज्यादा इग्नोर करा हुआ है, बट सच बताऊं तो ये इंडिया का नेक्स्ट गोल्ड माइन है। हाँ, सच में रिसाइकलिंग से गोल्ड भी प्रोड्यूस होता है। मतलब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और अभी बहुत बड़ी हिडन इंडस्ट्री है ये। आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया एक दिन के अंदर अंदर 1.85 लाख टन का कचरा प्रोड्यूस करता है, इतना ज्यादा यहाँ पर। अब आपको यूं सोच के समझ में नहीं आ रहा होगा ये कितना होता है। अगर आप एक दिन के अंदर जो कचरा प्रोड्यूस करता है उसको आप ट्रांसपोर्ट करो तो उसके लिए 16,000 ट्रक, 16,000 ट्रक आपको चाहिए होगी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्योंकि रीजन आजकल ये हो गया है कि भाई आजकल जो मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सोलर पैनल हो गया, ईवीज हो गई, सेमीकंडक्टर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जितनी भी चीजें इनकी इनके बूम की वजह से, जितनी नई टेक्नोलॉजी आती है, जितना प्लास्टिक आ रहा है, इनकी बूम की वजह से ये इंडस्ट्री बहुत एक्सपोनेंशियली बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। अब आप इवन जान के आपको हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर जो भी रिसाइकलिंग का मार्केट है वो अभी एट प्रेजेंट मार्केट है 8 लाख करोड़ का, 8 लाख करोड़ का अभी मार्केट है। और ये 2050 तक एस्टिमेट है कि 2050 तक ये बढ़कर 25 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब 8 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाएगा। तो आप सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री जो अपन इग्नोर करके अभी बैठे हैं। तो अब अपन पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ग्रोथ फैक्टर क्या है, सारी चीजें, टॉप 5 स्टॉक्स भी अपन डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले प्लीज किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। और हाँ, दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर क्या है। सबसे पहले आप ये समझो, ई वेस्ट जो है ना, सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर इस इंडस्ट्री का। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? जितने भी आप ई वेस्ट यूज लेते हो ना, मोबाइल, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो भी आप यूज लेते हो, ये सब ई वेस्ट कहलाती है। इंडिया अभी वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का 3rd नंबर पे आता है, वर्ल्ड के टॉप 3rd नंबर में ई वेस्ट प्रोड्यूसर आता है, जो अपन 17.5 लाख टन का ई वेस्ट प्रोड्यूस अपन करते हैं। जब आप इस ई वेस्ट को रिसाइकल करते हो, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह को आप रिसाइकल करते हो, तो आपको पता है आउटपुट क्या निकलता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो अब आप देखो ई वेस्ट कितना ज्यादा कीमती होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इवन प्लास्टिक तक आता है, ये सारी चीजें इनसे ई वेस्ट से निकलती हैं। तो अब आप इतने सारे मेटल निकल रहे हैं, प्लास्टिक निकल रहा है, रबर निकल रहा है, क्या इन सब मेटल्स वगैरह की और कमोडिटी की डिमांड कभी खत्म होने वाली है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अपन को जो लेड चाहिए, कॉपर चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, वाटर चाहिए, जो रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं, क्या इनकी डिमांड कभी खत्म हो जाएगी? आंसर इज नो, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। पर दिक्कत क्या है कि जब भी अपन कॉपर, एल्यूमिनियम, ये लेड वगैरह ऐसे जो भी मेटल्स है, मेटल को जब अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनको माइनिंग करनी होती है, माइनिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए माइनिंग में एक रिस्ट्रिक्शन है, इवन एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन भी है कि अपन हर जगह माइनिंग नहीं कर सकते। और डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, डिमांड बढ़ती जा रही है, पर इन चीजों की कमी पड़ती जा रही है। इसलिए अपन को सर्कुलर इकोनॉमी मतलब रिसाइकलिंग पे उतरना पड़ रहा है कि अगर इन सारे मेटल्स की डिमांड तो इंक्रीज होती जा रही है, माइनिंग दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो इसीलिए अब अपन रिसाइकलिंग करके जो भी मेटल प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन सबसे ज्यादा यूज ले रहे हैं। तो इसलिए रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बूम पे चल रही है। और इवन गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी कर दिया है कि रिसाइकलिंग आपको करनी पड़ेगी, जितने भी ई वेस्ट और प्लास्टिक है, ताकि अपन को बार बार ज्यादा माइनिंग की जरूरत ना पड़े और एनवायरमेंटल भी हार्म ना हो। तो मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ कि बहुत बेसिक चीज है कि किससे क्या क्या बनता है। आपको पता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, प्लास्टिक से आपको नए प्रोडक्ट बना सकते हो। जो भी आपके प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं उससे आपके प्लास्टिक के नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। ई वेस्ट जो भी होता है, ई वेस्ट से मैंने आपको बोल दिया प्रीशियस मेटल जितने भी होते हैं, वैल्यूएबल मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट वगैरह, ये सब बन जाते हैं। मेटल को अगर आप रिसाइकल करोगे, जो भी घर में पुराने मेटल, लोहा वगैरह पड़ा होता है, तो उससे एक तरह के जितने भी मेटल के आइटम्स होते हैं वो सारे बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें अपने लिए वैल्यूएबल है, चाहे वो ई वेस्ट हो, ई वेस्ट से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर बनेगा। इवन सबसे बड़ा जो भी बूम चल रहा है एक और लेड बैटरी स्क्रैप की, जो आजकल ईवी का बूम बहुत ज्यादा बन गया कि हर जगह अपन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सोलर पैनल हो गया, हर जगह मतलब अपन को बैटरी चाहिए होती है। तो जो लेड बैटरी होती है ना, इस स्क्रैप से क्या बनता है? सेकेंडरी लेड, लेड एलॉय, लेड ऑक्साइड भी बनता है। तो ये बैटरी के मार्केट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको पता है ईवी का मार्केट कम नहीं होने वाला, ईवी का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। एल्यूमिनियम के स्क्रैप से एल्यूमिनियम के एलॉय बनते हैं, ऑटो पार्ट्स बनते हैं, एरोस्पेस बनते हैं, प्लास्टिक के बोतल से मैंने आपको कहा था पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक के आइटम बनते हैं। जो लॉयन की बैटरी है, मतलब लिथियम आयन की बैटरी होती है, लिथियम आयन की बैटरी से लिथियम बनता है, कोबाल्ट बनता है, निकल बनता है। मतलब ये सारे प्रीशियस मेटल है और कुछ प्रीशियस आइटम है जिनकी डिमांड कभी जिंदगी में कम नहीं होनी है। इस वजह से आप ई वेस्ट की, अगर आप इस वजह से टोटल इकोनॉमी भी देखोगे, वेस्ट की अपॉर्चुनिटी देखोगे, तो 2025 में भी अपन 8 लाख करोड़ की अपन ई वेस्ट अपन यहाँ पर इतनी बड़ी इकोनॉमी है अपनी 8 लाख करोड़ रुपए की, वो बढ़ के 2030 में 15 लाख करोड़ हो जाएगी और वही बढ़ के 2050 में 25 लाख करोड़ तक की हो जाएगी। मतलब जितना टन अपन अभी 320 मिलियन टन का अपन वेस्ट जनरेट करते हैं, बाद में 500 मिलियन टन होगा, बाद में 800 मिलियन टन होने वाला है। ये इकोनॉमी बढ़ती बढ़ती जाएगी। फिर भी अगर मैं आपको इसके कुछ फैक्टर बताऊं कि क्यों सबसे ज्यादा भी रिसाइकलिंग की बूम चल रही है इंडिया के अंदर,
सबसे पहला इंडिया के अंदर अभी रॉ मटेरियल का क्राइसिस चल रहा है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। हमको आइटम तो बहुत सारे बनाने, मेटल की गाड़ी बनानी है, एरोस्पेस एरोप्लेन बनाने, सब कुछ बनाने, ईवी की बैटरी बनानी है, पर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं, हमारे पास कॉपर की कमी है, एल्यूमिनियम की कमी है, लेड की कमी है। तो हम नई माइनिंग हम कर नहीं पा रहे, नई माइनिंग में इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप रिसाइकलिंग करके ये सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल को वापस से जनरेट कर सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक ईपीआर लगा दिया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी की। जो कंपनी प्लास्टिक वेस्ट या प्लास्टिक को बना रही है, कोई भी कंपनी प्लास्टिक का आइटम बेच रही है, लेट्स से प्लास्टिक की बोतल बेच रही है, तो उसको कंपलसरी है कि उस प्लास्टिक को वापस मंगवा के रिसाइकल करना पड़ेगा और रिसाइकलिंग मटेरियल यूज लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। सेम चीज ई वेस्ट वालों के लिए भी उन्होंने कंपलसरी कर दिया। ईवी रिवॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, हर ईवी की बैटरी आजकल इंडिया के अंदर 56 लाख प्लस ईवीज अभी है एट प्रेजेंट, और बाद में ये और एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाली है। तो जो ईवी की बैटरीज है, ईवी की गाड़ियां है, उनसे भी बहुत बड़ा मार्केट रिसाइकलिंग का जनरेट होता जा रहा है। सिमिलरली सोलर बूम भी बहुत ज्यादा है, हर जगह आप देखोगे सोलर पैनल, चाहे किसी का घर हो, फैक्ट्री हो, सब कुछ। तो सोलर पैनल भी अब जैसे जैसे कुछ टाइम में यूज होंगे, कुछ टाइम में सोलर पैनल खराब हो जाएंगे। खराब होने के बाद उसको जब अपन ई वेस्ट में मतलब वेस्ट में डालेंगे, उससे सिल्वर सिलिकॉन ग्लासेस अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वाटर स्कैर्सिटी, वाटर को भी रिसाइकल करना पड़ता है। वाटर देखो लिमिटेड है, अपन को पता है, और वाटर की स्कैर्सिटी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। तो इसलिए पानी एक फ्यूचर नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी है, तो वाटर को भी रिसाइकल करना पड़ता है। डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर वगैरह जो है, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इनको अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है कि इनको अगर प्रोड्यूस करना है अपन को, तो अल्ट्रा प्योर वाटर की इंडस्ट्री चाहिए। और वाटर को प्योर करने के लिए क्या जरूरत होती है? रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की जरूरत होती है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉप 5 स्टॉक्स है इंडिया के अंदर जो अलग अलग तरह के रिसाइकलिंग के अंदर डील करते हैं, जिनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट हाँ, वो कंपनी केवल एग्जांपल पर्पस के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अपनी पहली कंपनी ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड, एक स्मॉल कैप कंपनी। ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड अपने इंडिया का एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिसाइकल, इंटीग्रेटेड रिसाइकल मतलब वो बहुत सारी चीजें करता है। लेड को भी रिसाइकल करता है, एल्यूमिनियम को भी करता है, प्लास्टिक को भी करता है, रबर को भी करता है। लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीजें रिसाइकल करता है। इवन इसके साथ साथ मतलब अब देखो, अगर आपको समझ में आया कि लेड का क्या काम होता है, जो लेड प्रोड्यूस करता है किसको देता है? बैटरी मेकर को देता है, क्योंकि बैटरी बनाने के अंदर लेड का आइटम लगता है। आपको पता है लेड चाहिए होती है, जो लेड की बैटरी बनती है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम में किसको सप्लाई करता है? एल्यूमिनियम जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, उसको देता है। इवन ये नए बिजनेसेस के अंदर भी आ गया, नए बिजनेस। अब ये जो लिथियम आयन वाली बैटरी होती है, उसका भी रिसाइकलिंग प्लांट डाल दिया, क्योंकि मैंने कहा था आजकल ईवीज की बूम बहुत ज्यादा है। तो ईवी की वजह से लिथियम आयन बैटरी की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो जैसे ही खराब होती है तो रिसाइकल करने लग जाता है। इवन ये कॉपर की रिसाइकलिंग प्लांट भी डाल दिया, क्योंकि कॉपर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दिन पे दिन कॉपर बहुत ज्यादा डिमांड में आ रहा है, तो कॉपर का रिसाइकलिंग यूनिट भी डाल रहा है। तो ये हर तरह का रिसाइकलिंग, लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कॉपर, लिथियम आयन की बैटरी, सब जितनी भी टॉप चीजें सबकी रिसाइकलिंग ये करता है। कंपनी के अगर आप फाइनली ईयर ऑन ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ देखो, 26 का रेवेन्यू 10% से और प्रॉफिट 23% से ग्रो है। 5 ईयर का सीएजीआर देखोगे 25% से रेवेन्यू, प्रॉफिट 46% से ग्रो है। तो अच्छी बात है, रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी अच्छा उठा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% चल रहा है। पी रेशियो थोड़ा ओवरवैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 15, इसका 32 चलता है। डेट टू इक्विटी 0.30, डेट एसेट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ओके ओके डिसेंट सा रेट है। ये 12 से ज्यादा कंट्री के अंदर ये डील करती है ये वाली कंपनी, और 70 प्लस एक्सपोर्ट मार्केट इसके पास है, मतलब 12 प्लस कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करती है, और 70 कंट्री में एक्सपोर्ट भी है इसका। अब सबसे बड़े इसके ग्रोथ कैटलिस्ट क्या, मैंने कहा था ईवी बैटरी की बूम सबसे बड़ा ग्रोथ कैटलिस्ट है, क्योंकि ईवी बैटरी के लिए लेड भी रिसाइकल करता है, साथ में लिथियम आयन बैटरी भी आजकल रिसाइकल करता है। तो सबसे बड़ा इसको बूम मिल रहा है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को, वो ईवी बैटरी बूम पड़ रहा है। क्योंकि ईवी फाइनली जो भी ईवी बैटरी, अगर उनको ईवी की बैटरी बनानी है तो उनको लेड भी चाहिए होगा, लिथियम आयन भी चाहिए होगा, उनको रिसाइकल करके कौन सप्लाई करेगा? ये ग्रेविटा सप्लाई करेगा। ईपीआर रेगुलेशन मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी रिसाइकलिंग के लिए बोल दिया कंपनी को कि जो भी प्लास्टिक बना रहा है, जो भी ई वेस्ट बना रहा है, लिथियम आयन बैटरी बना रहा है, उनको कंपलसरी रिसाइकलिंग करवानी पड़ेगी, और रिसाइकलिंग करवा के वो वापस से सेम चीज यूज करनी पड़ेगी। तो जो भी कंपनी है जो लिथियम आयन की बैटरी बना रही है, वो रिसाइकलिंग करने के लिए किसको रख लेते हैं? वो ग्रेविटा को रख लेते हैं कि भाई तुम रिसाइकलिंग करके हमको सप्लाई कर देना, ताकि उनके गवर्नमेंट के नाउंस पूरे हो जाए यहाँ पर। और ग्लोबली बैटरी का मेटल शॉर्टेज बहुत ज्यादा चल रही है, कि जो भी बैटरी बनाने के लिए मेटल चाहिए होता है उसकी शॉर्टेज है, तो ये उसी बैटरी के मेटल को रिसाइकल करके वो सप्लाई भी करता है। इवन इसने अपनी जो कैपेसिटी है वो भी एक्सपांड करके 4,25,000 मैट्रिक टन पर एनम कर दी, और 2030 तक उसको 8 लाख टन पर एनम तक करने वाला है। तो ये अपनी होगी पहली कंपनी ग्रेविटा इंडिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, जो है वाटेक वाबाग। ये कंपनी क्या करती है? ये वाटर रिसाइकलिंग के अंदर काम करती है, क्योंकि पानी की डिमांड एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी का काम क्या है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जो भी खराब पानी होता है उसको रिसाइकल करके प्योर बनाती है। तो अब इसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी किसके? सबसे पहले तो डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, मतलब डेटा सेंटर को कूलिंग के लिए और सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जितनी ज्यादा एआई की डिमांड बढ़ेगी, डेटा सेंटर
सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ेगी, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, एनॉर्मस लेवल का। इवन अगर आप देखोगे तो उसके बाद आजकल जो इथेनॉल आ गया, एथेनॉल भी पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए भी रिसाइकलिंग अपन को करनी पड़ती है। इवन उसके बाद जो जल जीवन मिशन 2.0 गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है कि जल जीवन 2.0 में के अंदर की जितने भी घर है उनमें साफ पानी पहुंचेगा, जितने भी गांव के अंदर घर है। तो साफ पानी कैसे होगा, वो साफ कौन करता है, पानी रिसाइकल कौन करेगा, वाटेक वाबा करता है। सबसे बड़े ऑर्डर्स इसको म्युनिसिपल ऑर्डर्स है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का जो पानी आता है वो रिसाइकल होकर आता है, प्योर होकर आता है, तो उसके लिए रिसाइकलिंग कौन करता है, ये कंपनी ही करती है। ठीक है, इवन ये उसके अलावा आजकल इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री के अंदर भी वाटर बहुत ज्यादा यूज आता है, कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं। इवन इंडस्ट्री में भी एक नॉर्म्स होता है कि कोई भी अगर वो पानी रिलीज करे नदियों में तो उनको पहले वाटर को रिसाइकल कराना पड़ता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कराना होता है, वो भी ये कंपनी करती है। मतलब पानी की डिमांड कभी कम नहीं होनी, पानी एक बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स है जो अपन को चाहिए होगा। ठीक है, साथ में ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका सब जगह भी ये डील करता है, यहाँ पे भी कंट्री ऑपरेट होती है। कंपनी के फंडामेंटल देखोगे, रेवेन्यू 20% से, प्रॉफिट 29% से ग्रो है। 5 ईयर का सीएजीआर देखोगे, रेवेन्यू 7% से, प्रॉफिट 28% से ग्रो है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% चल रहा है, पी रेशियो भी ठीक चल रहा है, इंडस्ट्री का 26 का 35 चलता है, डेट टू इक्विटी 0.09। डेट कंपनी में एसेट बहुत ज्यादा है नहीं। कंपनी भी एसेट लाइट मॉडल पे यूज ले रही है, मेनली ईपीसी का काम करती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की। अगर लेट्स से रिलायंस को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाना है तो कौन बनवाएगा, ये उनके लिए बनवा देगा। इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी 17,000 करोड़ की, मतलब 4 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू इनके पास ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है। रिसेंटली इनको सऊदी के अंदर भी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो सऊदी की वाटर ऑथोरिटी है, उन्होंने भी 700 करोड़ का इनको ऑर्डर दिया है अभी रिसेंटली कि उनके लिए जो वाटर रिसाइकल होगा वो यही करने वाले। रिलायंस के अंदर भी ऑर्डर मिला है कि रिलायंस को भी 300 से 500 करोड़ का ऑर्डर इनको भी दिया है। पर कंपनी के रिस्क फैक्टर है कि इनके डेटर अभी बढ़ के 234 डेज के हो गए, कि डेटर इनको रुपए बहुत धीरे धीरे दे रहे, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की ऑर्डर है, गवर्नमेंट लोग रुपए लेट देती है, और प्रमोटर की होल्डिंग 19% है, जो कंपेरेटिवली कम है। तो मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर जो भी होंगे कंपनी के दोनों बताता रहूंगा। तो ये अपनी दूसरी कंपनी होगी। और वैसे तो जितने भी रिलेवेंट फैक्टर है फंडामेंटल से, मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, बट इनकेस अगर आपको कोई भी चीज और ज्यादा डिटेल के अंदर जाननी है तो आप कोई भी अच्छी वेबसाइट चला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एंजेलोन आपको बता देता हूँ, आप एंजेलोन चला सकते हैं। एंजेलोन के अंदर आप देखोगे, कंपनी सर्च करोगे, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, किसमें डील करती है, कंपनी के शेयर की प्राइस क्या चल रही है, प्राइस शेयर का चार्ट क्या चल रहा है, रिमेनिंग फंडामेंटल और कंपनी के फाइनेंशियल भी डिटेल में देखने, तो आप ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो। वैसे कोई बाय सेल एडवाइस तो नहीं है, बट अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है तो आप एंजेलोन के साथ कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, जो अपने टीना रबड़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करती है, ये जितने भी वेस्ट टायर होते हैं ना, जो गाड़ियों के टायर होते हैं अपने व्हीकल्स वगैरह के, उन टायर को ये रिसाइकल करती है और उसका एक क्रम्ब रबर बनाती है। क्रम्ब रबर जिसको बोलते हैं अपन सीआरएम, क्रम्ब रबर मॉडिफाइड। अब ये सीआरएम कहां पे यूज होता है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करते हैं कि जो भी टायर को रिसाइकल होने के बाद एक सीआरएम नाम का एक ब्लैक कलर का, यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी, ब्लैक कलर का कुछ पाउडर बनता है, वो सीआरएम का पाउडर कंपलसरी आपको रोड को कंस्ट्रक्ट करने में यूज आएगा ही आएगा। जो भी हाईवेज बनते हैं ना, उसके अंदर सीआरएम का पाउडर लगता ही लगता है, वो वेस्ट टायर के रबर से बनता है यहाँ सर से। तो अगर गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि जो भी सीआरएम बन रहा है वो रोड कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, चाहे कोई सी भी नेशनल हाईवे हो या स्टेट रोड हो, तो वो कंपलसरी है। तो इस वजह से ये कंपलसरी कर दिया, तो ये इसको रिसाइकलिंग की डिमांड भी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ में बाकी के जो अलग अलग जो भी रबर को प्रोड्यूस कर, मतलब रबर के अलग रिसाइकलिंग काम भी करती है। जैसे अब रबर के छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह में काम नहीं होते, ये जो बेट होता है, लेट्स से एक बेट होता है क्रिकेट का, उसके ऊपर ग्रिप होती है, वो ग्रिप भी रबर की होती है, तो रबर की ग्रिप बनाने के लिए भी वो रबर चाहिए होता है, तो रिसाइकलिंग के लिए इससे ही बना होता है। इवन ऑटो के पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल वाले पार्ट्स, वो भी यही रिसाइकल करती है, उसके लिए भी यूज आता है। स्पोर्ट्स के जो सरफेस होते हैं, अगर आपने कभी बास्केटबॉल ग्राउंड वगैरह देखा हो, तो जो रबर वाले ग्राउंड होते हैं, तो रबर वाले ग्राउंड कैसे बनते हैं, कोई एक छोटे छोटे रबर के मटेरियल होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, वो टायर को रिसाइकल करने के बाद जो मटेरियल होता है उसी से वो स्पोर्ट्स का ग्राउंड बनता है। इवन ये इंडियन ऑयल को, एनएचएआई के प्रोजेक्ट को, इन सबको भी ये सप्लाई करता है, ये सब इसके कस्टमर हैं। और इवन इसका मार्केट अभी मोनोपोली चल रहा है, 60% मार्केट शेयर इसी के पास है टायर को रिसाइकलिंग करने का। तो इवन जो रोड की डिमांड है, स्पोर्ट्स की डिमांड है, ये आईओसीएल की डिमांड है, ये कभी कम होने वाली है नहीं है सच। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखो, कंपनी का 8% से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट 11% से, वही 5 साल का सीएजीआर देखोगे, रेवेन्यू 33% से, प्रॉफिट 238% से ग्रो है। मतलब इसका रेवेन्यू से ज्यादा तो प्रॉफिट अल्ट्रा ग्रो है, मतलब बहुत ज्यादा एनॉर्मस लेवल पे ग्रो हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% पे, पी रेशियो आप देखोगे अंडर वैल्यू चल रहा है, इंडस्ट्री का 56, इसका 31 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.43, डेट है कंपनी में पर ठीक ठाक है यहाँ पर एक तरह से। यहाँ पे आप देखोगे साथ में गवर्नमेंट ने एक और चीज कंपलसरी कर दी कि जो भी नई टायर मेकिंग कंपनी जो नया टायर बना रही है, तो नए टायर के अंदर पुराना वाला जो रिसाइकलिंग रबड़ है ना, वो भी उनको कंपलसरी यूज लेना पड़ेगा पुराना वाला रिसाइकलिंग में। रिसेंटली भी इनको 78 करोड़ का ऑर्डर मिला था इंडियन ऑयल से, और साथ में इनके पास बहुत सारे मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, जो भी नई नई, जैसे एमआरएफ कंपनी, एमआरएफ नए टायर बनाती है, तो मैंने कहा उनको पुराना वाला रबड़ भी मिक्स करना पड़ेगा, तो इसको मल्टी ईयर्स के ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए एमआरएफ, अपोलो टायर्स वगैरह से इनके पास।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपनी देखो, नेक्स्ट कंपनी अपनी पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी पर वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, ये स्टॉक ध्यान रखना, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, पर ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ध्यान रखना है इसका। ये क्या करता है, लेड और कॉपर को रिसाइकिल करता है, मेन ये लेड और कॉपर को। अब मेन इसको सबसे ज्यादा बूम क्यों बन रहा है, ईवी के वजह से बूम बन रहा है, क्योंकि ईवी लेड की डिमांड ईवी की बैटरीज के अंदर बहुत ज्यादा है, तो ये जितनी भी ईवी बैटरीज होती है ना, जो लेड एसिड बैटरीज होती है, उसको रिसाइकिल करता है ईवी की बैटरीज होती है। साथ में ये कॉपर को भी रिफाइन करता है, कि जो स्क्रैप कॉपर होता है उससे रिफाइन कॉपर भी बनाता है। तो अब ये दोनों की दोनों डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, ईवी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये लेड की रिसाइकलिंग करता है ये यहाँ पर। साथ में कॉपर की डिमांड भी बहुत ज्यादा, आपको पता है कॉपर सब में चाहिए होता है, चाहे ईवी हो, रिन्यूएबल हो, डेटा सेंटर हो, सब लोगों को कॉपर चाहिए होता है, तो यहाँ पे कॉपर की भी रिसाइकलिंग करता है, तो इसलिए इसकी डिमांड अच्छी होती जा रही है। अब इसके फंडामेंटल देखोगे, रेवेन्यू का 45% ग्रो हो रहा है, इसका प्रॉफिट 114%, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा तो इसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। वही 5 साल का सीएजीआर देखोगे तो रेवेन्यू 24% से ग्रो है और 67% से इसका प्रॉफिट ग्रो है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% चल रहा है, पी रेशियो इंडस्ट्री का चलता है 15, इसका चल रहा है 30, डेट टू इक्विटी 0.19 है, डेट एसेट्स बहुत ज्यादा कंपनी में है नहीं। बाकी कंपनी ने अपनी जो मेटल स्मेल्टिंग कैपेसिटी है ना, मेटल को एक तरह से रिफाइन करने की कैपेसिटी आप बोल सकते हो, तो वो उन्होंने 34,000 मेट्रिक टन पर एनम से इंक्रीज करके 42,500 कर लिए। रिसेंटली इसने कुछ कंपनीज भी एक्वायर करी है जो रिसाइकलिंग का काम करती है, जैसे लोया मेटल्स हो गया, हर्षो एक्सिटो इंजीनियरिंग हो गया, ताकि अपना जो लोकल जितने भी जैसे तमिलनाडु की कंपनीज थी, तो तमिलनाडु के अंदर और ज्यादा एक्सपेंड कर सके, मतलब लोकल एक्सपेंशन ज्यादा कर सके। बट एक और इसके लिए रिस्क फैक्टर इसके अंदर मेनली क्या है, कि जो लेड कॉपर है, कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, कभी भी कम ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर इशू पड़ सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव चल रहा है इसका, तो ये चीज भी मतलब थोड़ी आपको सोचनी पड़ेगी कि इसका रॉ मटेरियल में इसका जो पैसा है ना, रॉ मटेरियल में अटका पड़ा है, ज्यादा बिक नहीं रहा है या यूज नहीं हो रहा है, आप कह सकते हो इसको। फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट कंपनी है जो इको रिसाइकलिंग है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है, और ये एक स्पेक्युलेटिव रिस्की कंपनी है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव हो सकती है ये कंपनी। अब पर इसको सबसे मेजर एडवांटेज क्या है, ये एक फर्स्ट मोर एडवांटेज इसको मिल सकता है ई वेस्ट सॉल्यूशन का। ई वेस्ट जो मैंने आपको बोला था, मोबाइल, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, इस तरह की जितनी भी चीजें, इनकी डिमांड कभी कम नहीं होनी। ई वेस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन पे। तो ये ई वेस्ट के अंदर आप देख लो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो ई वेस्ट के अंदर डील करती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी इसको है। ये उसको डिसमेंटल करती है, जितने भी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह है, उससे मेटल रिकवरी करती है, जो भी प्रीशियस मेटल है, गोल्ड, सिल्वर, इन सबको। जैसे मेनली आईटी एसेट जो भी होती है ना, इवन आप देखोगे जो कॉर्पोरेट में आईटी एसेट होती है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में इतने सारे लैपटॉप वगैरह होते हैं, उनसे भी इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो एसेट हमको बेच दिया करो, हम उसको रिसाइकल कर देंगे। तो आईटी एसेट का डिस्पोजिशन भी ये हैंडल करती है। कंपनी का पिछले साल का अगर आप रेवेन्यू देखोगे 10% से ग्रो है, वही प्रॉफिट इसका 64% से कम हुआ, रिड्यूस हुआ है, तो ये नेगेटिव फैक्टर मैंने कहा था स्पेक्युलेटिव। पर अगर आप 5 साल का सीएजीआर देखोगे तो रेवेन्यू 31% से ग्रो है, वही प्रॉफिट इसका 99% से ग्रो है, मतलब लॉन्ग टर्म में तो कंपनी की फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 56 है, इसका 35 चल रहा है, अंडर वैल्यूड चल रही है। डेट टू इक्विटी 0.05 है, डेट भी एसएस कंपनी पे ज्यादा नहीं है। तो ग्रोथ कैटलिस्ट इसका एक मेन यही है कि मैंने कहा था ईवेस्ट अभी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग है, मैंने कहा था इंडिया वर्ल्ड का टॉप 3rd नंबर पे आता है जो ईवेस्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ईपीआर के नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर है, उनको अपने ईवेस्ट को रिसाइकल करके वो ईवेस्ट यूज लेना ही लेना पड़ेगा। साथ में अभी 120 प्लस कंट्रीज के अंदर रिसाइकलिंग का काम करता है, और उसमें एंट्री बैरियर है, हर कोई बंदा इस ईवेस्ट रिसाइकलिंग में नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लगती है, क्योंकि इसकी तो पार्टनरशिप है यूएस, यूरोप, जापान से, इसकी और टेक्नोलॉजी वहां से मिली हुई है, बाकी लोगों को इतनी जल्दी वाली टेक्नोलॉजी मिलना मुश्किल है। एक और अच्छी चीज है कि प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, 73% प्रमोटर होल्ड करके बैठे, मतलब उनको कंपनी पे अच्छा खासा भरोसा है। पर ये कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसलिए लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, और ये स्मॉल स्केल पे काम करती है। तो ये हो गए अपने टॉप 5 कंपनीज रिसाइकलिंग की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। और हाँ, एक और चीज देखो, आपको ना वैसे तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, कि मेनली बस एक चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको, देखो स्मॉल कैप कंपनी जो होती है ना, स्पेक्युलेटिव ज्यादा होती है, तो मेरा बाय सेल एडवाइस कोई भी नहीं है, पर आप डिसीजन लो हमेशा सोच समझ के करना। मैंने आपको एनालिसिस बता दिया, आप खुद की भी एनालिसिस एक बार कर लेना। फिर भी अगर आपको कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप मुझे ये तो याद रख के बताना कि कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है, कौन सा बुरा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर याद रख के मुझे बताना।